तो बोले भैंस की डेट ऑफ बर्थ बताओ। दिल्ली से हम दोनों एक ही ट्रेन में आए, ट्रेन के अंदर चले, अगले के पास रिजर्वेशन नहीं था। मैंने कहा देखो वहाँ 2-3 महिलाएं बैठी हैं, थोड़ा प्रयास करो तो जगह हो जाएगी। सरदारों पे तो आजकल मैडम में वैसे ही मेहरबान। सरदार जी ने बोला कुछ भी कर सकता हूँ, महिलाओं से बात नहीं कर सकता, मैं तो अपनी इकलौती पत्नी से इंटरकॉम पे बात करता हूँ। मैंने महिलाओं से बात करने में क्या है, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, घर परिवार की बातें करो तो बातचीत शुरू हो ही जाती है। सरदार जी के साथ एक मैडम के पास गए, बोले बहन जी नमस्ते, बोले नमस्ते, बोले कितने बच्चे हैं, बोले 4, बोले शादी हो गई। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम इनके साथ हुआ उसके बाद मैंने सरदार जी को समझाया कि इतने बड़े कवि हो, देश दुनिया में कविताएं पढ़ते, तुम्हें ये नहीं पता पहले क्या पूछना चाहिए। फिर गए, बोले बहन जी नमस्ते, बोले नमस्ते, बोले शादी हो गई, बोले नहीं, फिर कितने बच्चे। तो मुझे लगा कि सरदार रेंज में है। हालांकि सरदार का भी समय नहीं हुआ है, लेकिन आजकल देश में सरदारों को 12 बजने की आवश्यकता नहीं, सरदार तो जब खड़ा हो जाए तभी 12 बज गए समझ। मैं देश के एक असरदार सरदार को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ, जिनका देश से ज्यादा दुनिया में नाम है। दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदी भाषा की कविताएं सुनी जाती है, वहाँ सुनवाने का और सुनाने का उपक्रम जो कवि पूरी शिद्दत के साथ करता है वो हमारे मंच का कवि है, जिसका नाम सरदार मंजीत सिंह है। मैं चाहता हूँ ये पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शास्त्रीय गान। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उल्टा बोल दिया इन्होंने। दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये दूसरी लड़ाई, इनका भविष्य बिगड़ा हुआ है। निश्चित रूप से दोनों लड़के कुमारे, एक को इधर देख रहा हूँ मैं, दूसरे को उधर देख रहा हूँ। और बेटा तुम्हारे हाथों क्या लव मैरिज और अरेंज मैरिज में दोनों में से किसी की स्थितियां खत्म हो चुकी है। लड़कियों को पता लग गया है कि किसको देख के सीटी बजा रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड है क्या। सरदार ने बेअकल की बात करी। सरदार तो हमेशा अकल की बात करते हैं, यादव उस समय करते हैं जब कुर्सी आती है। चुप हो गए एकदम। गलत बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, काम धंधे के हिसाब से चलता है। अगला भैंस की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा था, क्योंकि उसी का दूध निकाल के बेचता है। काम धंधे की चीजें फंसती रहती है बीच में आके। अच्छा ये अकल वकल की बात करें भैया, पिछला पूरा साल हमारा था 2012 हमारा था, अब ये 13 हो गया, तो तू कुछ मर्जी कर ले। भाई 12 के अंदर हमारा तो दिन ही बनाया गया था 12 और 12:12 और 12 सेकंड पहले मुख्य अतिथि मैं ही था उस दिन। तरह तरह की बात कर रहे, बुद्धि की बात कर रहा भाई। मैं बताऊं आपको, मैं ट्रेन में जा रहा था एक बार, तो चाचा भतीजा चढ़ गए, लंबे चौड़े ऊंचे कद के। अब वो चाचा ने पूछ लिया, बोले सरदार जी एक बात बताइए। मैंने कहा जी पूछिए। बोले सरदारों की बुद्धि कहाँ होती है। अगला मेरे से मैंने उसे पहले देखा, लंबा चौड़ा ऊंचा, अली बली। फिर मैंने अपने चेसिस का निरीक्षण किया। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, और मैं दिन में ऊपर वाली सीट पे जाके सो गया। अब थोड़ी देर में क्या, भतीजा बोला मेरे हाथ में खुजली चल रही है, खारिश चल रही है, मेरा मन करता है ट्रेन की जंजीर खींच दूं। चाचा बोला बिल्कुल मत खींच देना, 500 रुपए जुर्माना लगता है। बोले नहीं मेरा मन था, मेरा सपना था, 300 मेरे पास है। बोले 300 तेरे पास है, 200 मेरे पास भी है, खींच ले जो होगा देखा जाएगा। उन्हें जंजीर खींच ली, पुलिस आ गई, गार्ड आ गए, किसने खींची किसने खींची। चाचा का दिमाग शशिकांत की तरह तेज था, मैंने इशारा कर दिया सरदार जी ने। आप हंस रहे हो, उन्होंने मुझे नीचे उतार लिया। बोले आपने खींची, मैंने कहा जी खींची। तो बोले क्यों खींची, मैंने कहा साहब 500 रुपए जेब में थे, 300 इस बदमाश ने छीन लिए। तलाशी ले लो, 200 इसकी जेब में मिलेंगे, आप जंजीर खींचू ना तो क्या करूं। पुलिस वालों ने अपनी आदत के विपरीत मेरे को 500 रुपए वापस दिलवाए। चलने लगे, चाचा जी को पकड़ के, तो मैंने पूछ लिया, मैं पता लग गया सरदारों की बुद्धि कहाँ हो।
लोकसभा के चुनाव में, त्रिपाठी साहब, लोकसभा के चुनाव में गर्मियों में सोनिया गांधी यहाँ से वहां घूम रही है, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ सो रहे हैं, वहां खा रहे हैं, कांग्रेस को वोट दो। लोगों ने दे दिए। अब ये प्रधानमंत्री कौन बना? वो बड़ा जो ऑपरेशन करा के इसी में बड़े आराम से सोया पड़ा था। अगले ने एक वोट नहीं मांगा शपथ ग्रहण करने के लिए। आगे अब इससे बड़ी दूसरी की और स्थिति हो क्या सकती है? सही है, सही है। ये 12 की बात कर रहे हैं। ये 12 बड़ा पवित्र है। आप देखिए, रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ? दिन के 12 बजे। कृष्ण जी का कब हुआ? रात के 12 बजे। राम हुए त्रेता में, कृष्ण हुए द्वापर में। भैया अब ये कलयुग चल रहा है, किसी देवता ने जन्म लिया था? नहीं बन सकता लोगों के वोट, एमपी नहीं बन सकता लोगों के वोटों से, वो पीएम बना बैठा है। ये अवतार है, मेरी फोटो ले पूजा किया कर। और दूसरी स्थिति देखिए, आप दुनिया है, सबसे तेज भागने वाली सुई है वो सेकंडों की है, और वो हमारे बहुसंख्यक हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी सुई है वो मिनट की है। अगर बघार साहब आप देखें, जनसंख्या के हिसाब से मुस्लिम भाइयों के हिस्से में वो आई है। तीसरी सुई है, पता नहीं लगता पाल साहब चल रही कि नहीं चल रही, घंटे वाली, सरदारों के हिस्से में वो आई है। तीनों सुइयां जहां मिलती हैं वहां 12 बजते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय एकता पैदा करनी है, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना है, प्रेम और भाईचारा पैदा करना है, इनके मैनेजमेंट से बड़ा मुक्त हूं मैं। देखिए, मैनेजमेंट यही होता है। मैनेजमेंट की स्थिति क्या? सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु है हनुमान जी। उनसे बड़ा मैनेजमेंट वाला कोई नहीं। मैनेजमेंट क्या होता है? कम से कम खर्चा और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। अब वो देखिए, लंका के अंदर लंका रावण की, तेल रावण का, माचिस रावण की, कपड़ा रावण का, भूख भाग के अगला बिना खर्चे के आ गया वापस। और आपके वीसी साहब ने भी क्या किया है कि दूसरे वीसी साहब को बुलाया जो लोकल है, किसी तरह को कोई खर्चा नहीं पड़ रहा आपने इससे। और सबसे बड़ी बात ये कि कविताएं भी सुनवा दी है। और अगर ये चाहते तो 2 कवि कम भी कर सकते देश के बदले में। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी ये महफिल है, बहुत बड़े। वो तो सुनील जोगी चले गए, वो बता रहे थे शराब पर आपकी बात कर रहे थे। वो एक पत्नी बोली अपने पति से कि जब तुम अंग्रेजी पी के आते हो ना तो मुझे परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज ये कमबख्त कौन सी शराब पी के आए हो जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो? अंग्रेजी पी के आते हो परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज कौन सी पी है जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो? पति बोला आज होश में हूँ। चल रहा था। बहरहाल बातें लंबी है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। ये शराब बुरी चीज है, खत्म करें पी कर। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। मैं आपको रचना सुनाता हूँ। देखिए, मजा लीजिए चीज का। एक व्यंग की रचना सुनाता हूँ। व्यंग की रचना है। हाँ, रचना देखिए। आपके ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। कि नकली कह के वापस लौटाया तो ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है बिल्कुल धांसू है। ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला धागा और आरबीआई तो ठीक है, पर इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। तो ग्राहक बोला तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। कि तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। दोस्तों, एक होता है हास्य और एक होता है व्यंग। हास्य में क्या है कि आप बात करते हैं तुरंत पहुंचती है। जैसे बटन दबाइए, बल्ब है, तुरंत जलता है, कोई क्षण का विलंब भी नहीं होता है। लेकिन व्यंग है वो ट्यूबलाइट की तरह है। आप बटन दबाइए, थोड़ा सा क्षण भर लगता है, लेकिन जो रोशनी होती है वो 40 वाट की ट्यूब में 500 वाट के बल्ब के बराबर की रोशनी होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ साहब, हास्य का उदाहरण देखिए। आप एक मुर्गी चली गई अंडे वाले की दुकान पे,
चली गई अंडे वाले की दुकान पे, बोली भाई साहब एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार बोला बहन जी आप खुद ही तो प्रोडक्शन हाउस हो, आपको क्या जरूरत पड़ गई? मुर्गी बोली ऐसा मेरे पति ने कहा है, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 3 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की जरूरत है। तुरंत पहुंचता है और व्यंग देखिए आप, व्यंग में थोड़ा समय लगता है कि एक मुर्गी ने रंगीन अंडे दे दिए। एक मुर्गी ने रंगीन अंडे दे दिए तो मुर्गे ने पड़ोस में रहने वाले मोर का मर्डर कर दिया। अरे बाप रे। चाहता हूँ कि इसमें दोनों चीजें हैं। भैया रेडी दिखाएं तो पता लग गया मेरे को बजानी आती है, इतना ही बहुत है। अगले साल से जो है कुलपति जी, आपने जो इंटरनेट पे ये आंसर शीट वाला काम किया, ये इनकी सीटी प्रतियोगिता भी करवा देना। कौन कितने लंबे सके तो करे। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते तो मैस केसरी हुआ करती थी प्रतियोगिता, कौन सबसे ज्यादा रोटियां खा रहा है। कितनी लंबी सीटी बजाने का अनुभव है। एक ये कि कितने समय तक सीटी बजाता है, एक स्वर में कितने समय बजाता है। तो ये अगली बार प्रतियोगिता तुम्हारी शुरू हो जाएगी, चिंता ना करो। अब की बार अपनी जो है एनर्जी है वेस्ट मत करो, अगले साल के लिए बचा के रखो। दोस्तों ये महफिल है, साहित्य का अनुष्ठान है। ये अलग अलग होता है, कार्यक्रम अलग अलग होता है, उन प्रतिभा किसी और कार्यक्रम के लिए छोड़िए। ये साहित्य का अनुष्ठान है जो आपके वीसी साहब ने किया है, सुधांशु जी ने किया है, और तमाम आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। वो कहीं मुनव्वर राना कहते हैं कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। और यही थामे हुए हैं गिरती इस दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आपने जो साहित्य का बखान किया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक रचना विशेष पढ़ना चाहता हूं जो मैंने कल लाल किला में पढ़ी थी, और उससे पहले कुछ टुकड़े मैं आपको सुना दूं। सुनाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है, बड़ी टीम है। पहले कुछ एक प्रयोग मैंने किया है, वो उसके 2-4 टुकड़े मैं आपको सुना देता हूँ। एक जमाना था जब मोबाइल पे फोन करते थे तो आप घंटी बजा करते थे। आजकल आप फोन कीजिए, आपको गीत सुनाई पड़ते हैं, हेलो ट्यून्स कहते हैं उन्हें। मैंने कुछ राजनेता लिए हैं, हर पार्टी के हैं, वो आपस में फोन करते हैं, जो गीत बजते हैं वो उनके आपसी संबंधों को भी प्रकट करते हैं और उनके खुद के चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। थोड़े से गीत लीजिए मजा कि सोनिया जी ने मनमोहन जी को फोन लगाया, सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को फोन लगाया, और मनमोहन जी के मोबाइल ने सोनिया गांधी के लिए क्या गीत बजाया कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। यूनिवर्सिटी के जब बच्चे 2-4 तालियां बजाते हैं तो ऐसा लगता है कोई तंदूर में रोटी लगा रहा है। ताली बजाएगा और तुमको पसंद वही बात आवाज बढ़िया, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। सोनिया जी को, सोनिया जी का गीत देखे मनमोहन जी के लिए कि साडे नाल रहोगे ता और राज किशोर वानी पीएम इन वेटिंग थे, उनकी आरएसी भी कंफर्म नहीं हो पाई। उनके मोबाइल पे क्या गीत बजता था, दिल के अरमान। नारायण दत्त तिवारी जी की जब डीएनए रिपोर्ट आई तो उनके मोबाइल पे क्या गीत बजा, वाह वाह। चलिए कलाम तक पहुंचने की कह रहे हैं, मैं वहीं पहुंच जाता हूँ। अंतिम टुकड़ा देखिए, लंबी श्रृंखला है इसकी, फिर कभी सही, और अंत में जो है इसकी इस रचना क्रम के हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने मोबाइल पे फोन करते हैं जब आम आदमी का गीत क्या बजता है, आम आदमी के लिए उनका गीत देखिए। कलाम साहब विद्वान और वैज्ञानिक हैं। जो लोग कहते हैं इस देश में सांप्रदायिकता है, सामने वाले का कद ऊंचा होना चाहिए,
5.5 साल से ज्यादा हो गए उन्हें अपने पद से हटे हुए, लेकिन देश कितना प्यार करता है उन्हें। आम आदमी का फोन, कलाम साहब का गीत देखिए आप, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। एक रचना के मैं कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल 1 महीना हो गया है जो दिल्ली में दुष्कर्म वाला कांड हुआ, उसके बाद तमाम बातें आई कि फांसी पे लटका दो, ये कर दो, वो कर दो, चीजें सारी आई। लेकिन क्या है कि असली जो समस्या है, कहीं नारी के बारे में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध मगर आंखों में पानी। तो मंगल नसीम साहब कहते हैं कि नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में उसे रात भर बिटिया दिखाई दी। और प्रसाद साहब कहते हैं कि मुक्त करो नारी को, युग युग की कारा से बंदनी नारी को। जो मुख्य बात है कि तमाम युवा शक्ति ने, मैं कविता इसलिए सुनाना चाह रहा हूं आपको कि दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले वो युवा शक्ति थी, लड़कियां थी, लड़के थे जो ये महसूस करते हैं कि देश के लिए क्या होना चाहिए, और वो सामने मेरे बैठे हैं, तो उन तक रचना पहुंचाना मेरा काम है। उन नारी कहते हैं कि मुक्त करो नारी को, आह्वान किससे करते हैं? पुरुष से, कि वो नारी को मुक्त करे। मेरी कविता में आह्वान नारी से है कि वो अपनी मुक्ति का द्वार स्वयं खोले, वो खड़ी हो, सेल्फ रिलायंट हो और अपनी मुक्ति का द्वार स्वयं खोले। रचना मैं हमारी आदरणीय कमल गुरसिद्धि जी बैठी हैं, इनको समर्पित करता हूं, और तमाम बेटियों को, बच्चियों को और बहनों को जो सामने पंक्तियों में है, आप एक संदेश की रचना लें। और अधरों के ताले तोड़ोगी, मुस्का के तब गा पाओगी। अधरों के ताले तोड़ोगी, मुस्का के तब गा पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। धन्यवाद आपका। अच्छी कविता को भी आप उत्साहित कर रहे हैं, सबसे बड़ा गुण है, और ये हर जगह नहीं मिलता। कानपुर विश्वविद्यालय में मैं देख रहा हूँ, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और देखिए पंक्तियां देखिए आप, कि उस धर्मराज ने ही तुमको जुए पर दाव लगाया था। मैं जब पढ़ने लगा, जब पढ़ना शुरू किया, धर्मराज जुआ खेलने वाला, पत्नी को हारने वाला, वो धर्मराज जो ये कहता है कि अश्वत्थामा मारा गया, नीची आवाज में कहता है नर नहीं कुंजर, ऐसा झूठा आदमी। जब तक वो धर्मराज हम उसको कहते रहेंगे, तब तक ये स्थितियां पैदा होती रहेंगी। और मैंने उसका तोड़ देखिए क्या दिया है। कहीं कीर्ति काले कहती हैं कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, एक चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, एक चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। और चाहे हो अग्नि परीक्षा या कि चौसर की बिसात, हर सदी पर दाव पर है लड़कियों की जिंदगी। कि उस धर्मराज ने ही तुमको जुए पर दाव लगाया था, उस धर्मराज ने ही तुमको जुए पर दाव लगाया था। दुशासन ने पल्लू खींचा, पतियों ने शीश झुकाया था। और युधिष्ठिर को गर उसी रोज तुम मौत की नींद सुला देती, युधिष्ठिर को गर उसी रोज तुम मौत की नींद सुला देती, औरत सौदे की चीज नहीं, संसार को सबक सिखा देती। युधिष्ठिर को गर उसी रोज तुम मौत की नींद सुला देती, औरत सौदे की चीज नहीं, संसार को सबक सिखा देती। और अब वस्त्र विहीना होकर भी, तुम कृष्ण बुला ना पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। नारी जाति का कहा दोष है कि नन्ही कलियों के खिलने पर कीकर हिल हिल हर्षाता है। जिसके शूल होते हैं उसकी खुशी देखिए जब कुछ नया जन्म होता है। और इधर हमारी जो मानव जाति उसकी स्थिति देखें आप, कि नन्ही कलियों के खिलने पर कीकर हिल हिल हर्षाता है। कन्या के पैदा होने पर क्यों मुख माँ का मुरझाता है, और नन्ही कलिका के खिलने पर टहनी जो अश्रु बहाएगी। कि नन्ही कलिका के खिलने पर टहनी जो अश्रु बहाएगी, पतझड़ उपवन को डस लेगा, पत्ती पत्ती जल जाएगी। और मौसम से भीख भले मांगो, कि मौसम से भीख भले मांगो, ऋतुराज को लाना पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी।
ऐसी कविताएं होती हैं, शर्मा जी जानते हैं, जो आदमी खुद लिखता है, कुछ ऐसी होती हैं जो प्रकृति आपको देती है, ऐसी ही रचना है। वो किसी कहा है किसी ने कि शायर के शेर शेर में उसका जलाल है, शायर के शेर शेर में उसका जलाल है, शायर जो सोचता है कि उसका ख्याल है, और शायर की क्या मजाल कि वो शेर कह सके, झोली फकीर की है सब उसका माल है। मेरी झोली में है तो मैं वकार साहब आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि मुस्लिम समुदाय हमारे एक समाज का एक अभिन्न अंग है। 4 पंक्तियां उनमें भी देखिए आप कि कुछ लोग परेशान होते हैं क्यों कोयल कूकू गाती है, कुछ लोग परेशान होते हैं क्यों कोयल कूकू गाती है, और मुस्लिम महिला तो पर्दे में हर रोज सिमटती जाती है शौहर को अधिकार यहाँ नित नया निकाह रचाने का, कलियों को रोज मसलने का, हर रोज तलाक सुनाने का। इस चक्रव्यूह में पड़ी रही, पग पग पर ठोकर खाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अल्लाह कहलाओगी। और क्या देखिए कि भटके क्या राह दिखाएंगे, खुद अपनी राह बनाओ तुम। कि भटके क्या राह दिखाएंगे, खुद अपनी राह बनाओ तुम, सीता सावित्री की छोड़ो अब रणचंडी बन जाओ तुम, कि नागिन जैसा फुफकारोगी न पास नेवला आएगा, अगर डंक मारना भूल गई चूहा तुमको खा जाएगा। नागिन जैसा फुफकारोगी न पास नेवला आएगा, अगर डंक मारना भूल गई मूषक तुमको खा जाएगा। और गलमाल में होंगे असुरमुंड, कि गलमाल में होंगे असुरमुंड, माँ काली सी पूज जाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अल्लाह कहलाओगी। टाइम बता दो। हाथों को बांधे रखोगी, पिटा पिटाया पति ये जो पति नाम का प्राणी होता है ये रोज सुबह उठ के पिटता है, और शाम को फिर जब घर में जैसे ही घुसता है, वो बाहर कितना ही बड़ा विवेकानंद हो, घर में घुसते ही उसकी पत्नी एक ही जो डायलॉग देती है कि तेरे में अकल नहीं है, वो मुंडी हिलाकर स्वीकार करता है। उसको और जागृत करने की बात कर रहे हैं, वो इतनी जागृत है पहले से। ज्ञान चाहिए माँ सरस्वती के पास जाओ, धन चाहिए लक्ष्मी के पास जाओ, शक्ति चाहिए दुर्गा के पास जाओ, इनके पास एक है। कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, शीला जी ने दिल्ली में फिर झंडा फहराया है। मैंने कहा ना कविता को जरा विश्वविद्यालय में अंदर आवे। अगली पंक्ति पर आप अगर समझ जाएं तो फिर मुझे बताइएगा कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, शीला जी ने दिल्ली में फिर झंडा फहराया है, शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मुरली पे मोहन। फिर गलत जगह बजा दिया आपने। कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा फिर ने से पूरा दुनिया से बैग। लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, शीला जी ने दिल्ली में फिर झंडा फहराया है, शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मुरली पे मोहन नचाया है। अरे अच्छे अच्छे पहलवान पति बिना बन सके, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया। वाह वाह वाह। अब इससे ज्यादा महिलाएं और क्या तरक्की करेगी हिंदुस्तान में? सरदार जी एनर्जी वेस्ट कर लेंगे। आइए मित्रों, जिस नारी शक्ति की वो बात कर रहे थे, इस देश की सीता, इस देश की सावित्री, इस देश की मरियम, इस देश की मदालसा, इस देश की फातिमा, इस देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी ये छोटी छोटी बहनें, हमारी ये घर की बेटियां, आखिर आपसे कहना क्या चाहती हैं? दामिनी के स्वर में क्या वो इस देश से कहना चाहती हैं? उस पक्ष को रखने के लिए हमारे मंच पर हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी बड़ी बहन डॉक्टर कमल मुसद्दी बैठी हैं।
देश की बहुत सारी कवित्रियां मैंने सुनी है, वो कवित्रियां श्रृंगार पर कविताएं पढ़ती हैं। मेरी ये बड़ी बहन विचार के लिए कविता पढ़ती है। जब नारी शक्ति विचार की यात्रा लेकर घर से बाहर निकलती है, तब माणिक वर्मा सरी के बड़े व्यंग्यकार ने लिखा कि पीढ़ी को गुलामी की आदत पड़ जाएगी, पिंजरे में रखा हुआ पंछी उड़ा दो। और नारी की व्यथा सुन के बोली अहिल्या, प्रभु मुझे फिर से तुम पत्थर बना दो। लेकिन 21वीं सदी के अंदर उसी नारी को प्रतिनिधित्व देने के लिए हिंदी कविता के मंच पर जिस स्वर का प्रस्फुटन हुआ है, जिन्होंने पूरे देश पूरी में अपने कविता के मंचों के माध्यम से अपना स्थान बनाया है, वो एक शिक्षिका भी है, वो एक बहन भी है, वो एक बेटी भी है, वो परिवार के तमाम संबंधों को जीना जानती है। वो आपसे कविता के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं, अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं डॉक्टर कमल मुसद्दी को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ और उनसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर कमल मुसद्दी जी, बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास समंदर तलाश कर, पत्थर से सदा आईने तो टूटते रहे, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। जोरदार एक बार शशिकांत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कुलपति जी, एक बात कहें, अगर इतने समझदार बच्चे जिनको कविता समझ में आ रही है और जो इस उल्लास से कविता सुन रहे हैं, हमें कतई चिंता नहीं है कि हमारे ये बच्चे कभी हमें शर्मसार होने देंगे। दिल से आपके लिए आशीर्वाद देते हुए और आपसे एक बात कहती हूँ इन रचनाकारों के लिए कि रचना में कभी अपने जिगर का मांस, रचना में कभी अपने जिगर का मांस, कभी जीभ का स्वाद तो कभी आंख का पानी भी लगाना पड़ता है। रचना में कभी अपने जिगर का मांस, कभी जीभ का स्वाद तो कभी आंख का पानी भी लगाना पड़ता है। कुछ रचनाएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें रचते रचते स्वयं को मिट जाना पड़ता है, स्वयं को मिट जाना पड़ता है। बच्चों, कुछ आगे ये दौर खाली हो नहीं तो है और जब आगे रास चलें। रंग में डूबा जाए। मैंने किसी के मुंह से सुना कि अपनी बहन तो बहन है, दूसरे की बहन माल है। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। तब मैं एक बात कहती हूँ कि उस लड़की की मौत का मामला, बेटा बालकनी में जो आप लोग बैठे हैं, उस लड़की की मौत का मामला अखबारों के पन्नों पर रखकर आकाश तक उड़ाया गया। उस लड़की की मौत का मामला अखबारों के पन्नों पर रखकर आकाश तक उड़ाया गया। मंत्रियों की जुबानों पर, टोपियों की कमानों पर, यहाँ तक कि संसद में उठाया गया कि आखिर कैसे मरी थी वह लड़की, कि आखिर कैसे मरी थी वह लड़की। माँ से, बाप से, पड़ोस से, पाप से या कि अपने आप से, किस किस से डरी थी वह लड़की। माँ से, बाप से, पड़ोस से, पाप से या कि अपने आप से, किस किस से डरी थी वह लड़की। इस पर भी लड़की की मौत का मामला खामोश है। यही तो अफसोस है कि लोग लड़की की मौत को सिर्फ एक हादसा ही क्यों मानते हैं, कि लोग लड़की की मौत को सिर्फ एक हादसा ही क्यों मानते हैं। वो ये बात क्यों नहीं जानते हैं कि लड़की का मरना पूरे घर या देश का मरना होता है। वो ये बात क्यों नहीं जानते हैं कि लड़की का मरना पूरे घर या देश का मरना होता है। और मैं तो कहूंगी कि समूची संस्कृति का अंधे कुएं में उतरना होता है, समूची संस्कृति का अंधे कुएं में उतरना होता है। जब कवित्रियां आती है मंच पर, मैं आप लोग के सामने शपथ पूर्वक ये बात कह रही हूँ। लोगों को लगता है शायद बस अभी ये गाएगी या वो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए है, लेकिन जैसा शशिकांत कह रहे थे कि अब हम भी दुनिया को उस दृष्टि से ही देखते हैं। कहने में थोड़ा स्त्रियां संवेदनशील ज्यादा होती हैं और चाहती हैं कि मोहब्बत प्यार का पैगाम फैले, लेकिन इस दुनिया की कड़वी सच्चाई थोड़ी सी आपके सामने रख रही हूँ। हम कहते हैं भारत महान, सचमुच भारत महान है, लेकिन कुछ
पेबंद है हमारे देश में, हमें उनकी बात जरूर करनी चाहिए। कि विदेश से सहेली की कॉल आई, सचमुच ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरी एक सहेली विदेश में है, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं देश के विषय में उसे क्या बताऊं। कि विदेश से सहेली की कॉल आई, बोली 26 जनवरी की बधाई, और सुना देश के क्या हाल है। मैंने कहा हाल क्या, बस कमाल ही कमाल है। सिद्धांतों को मलेरिया, संस्कारों को टीबी और ईमानदारी को एड्स हो रहा है। सिद्धांतों को मलेरिया, ये इसलिए नहीं कह रहे बाबा कि हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको बात समझ में आ रही है और इन स्थितियों को सुधारना अब आपकी जिम्मेदारी है। कि सिद्धांतों को मलेरिया, संस्कारों को टीबी और ईमानदारी को एड्स हो रहा है। चरित्र स्वार्थ की कोठरी में कहीं लॉक है, बाकी सब ठीक ठाक है। चरित्र स्वार्थ की कोठरी में कहीं लॉक है, बाकी सब ठीक ठाक है। तो वो बोली ये पुरानी बात है, कुछ नए हाल बता। अब मैं सबसे पहले, हमारा देश धर्म का देश है, हम धर्म प्रधान अध्यात्म प्रधान देश है, लेकिन क्या स्थिति अध्यात्म की दुकानें हो रही है कि माया छोड़ने का उपदेश देने वाले स्वयं ही हो गए हैं मायावी। माया छोड़ने का उपदेश देने वाले स्वयं ही हो गए हैं मायावी। उनके हाथों लग गई है ब्लैक को व्हाइट करने की धार्मिक टेक्नोलॉजी। अपने लिए चांदी का सिंहासन, भक्तों के लिए चटाई, भक्तों के लिए नल का गंगा जल, अपने लिए सिर्फ फल और मिठाई। अपने लिए चांदी का सिंहासन, भक्तों के लिए चटाई, भक्तों के लिए नल का गंगा जल, अपने लिए सिर्फ फल और मिठाई। तपस्या को धूप न लग जाए, इसीलिए बाबा जी एसी गाड़ी से निकलते हैं। तपस्या को धूप न लग जाए, इसीलिए बाबा जी एसी गाड़ी से निकलते हैं। और अपने देश की मिट्टी मैली हो गई है शायद, तभी तो बाबा जी लड़कियों के दुपट्टों पर चलते हैं। अपने देश की मिट्टी मैली हो गई है शायद, तभी तो बाबा जी लड़कियों के दुपट्टों पर चलते हैं। धर्म से अधिक धर्मात्माओं की धाक है, बाकी सब ठीक ठाक। अभी बात कह रहे थे हमारे मंजीत जी कि गांधी जी की आंख में आंसू। मैं भी इसी बात को दोहरा रही हूँ कि गांधी की समाधि पर लोकतंत्र की कबड्डियां, गांधी की समाधि पर लोकतंत्र की कबड्डियां, किसानों पर लाठियां और संसद में नोटों की गड्डियां। गांधी की समाधि पर लोकतंत्र की कबड्डियां, किसानों पर लाठियां और संसद में नोटों की गड्डियां। अरे झूठ का डिनर, छल का लंच और प्रपंच का नाश्ता, सुबह कहीं और, दोपहर कहीं और, शाम को किसी और पार्टी से वास्ता। आम आदमी की पीठ पर बोझ, पेट पर पत्थर और गर्दन पर महंगाई का चाक है, बाकी सब ठीक ठाक। बयानबाजी रोज आती है दिल्ली वाली घटना पर। मुझे तो समझ नहीं आता कि अपराध पर इतना जो प्रलाप हो रहा है। अरे अपराध अपराध है। राजधानी की सड़कों पर बर्बर, घिनौना, शर्मनाक कांड। राजधानी की सड़कों पर बर्बर, घिनौना, शर्मनाक कांड और तिस पर बयानबाजी की जुगाली करते नेता फायर ब्रांड। तिस पर बयानबाजी की जुगाली करते नेता फायर ब्रांड। अरे धर्मात्माओं को भी धर्म के गुलदान में मर्द मानसिकता की पीक उगलते शर्म नहीं आई। धर्मात्माओं को भी धर्म के गुलदान में मर्द मानसिकता की पीक उगलते शर्म नहीं आई। तभी तो उन्होंने दैत्यों के चंगुल में फंसी गौरैया को राखी बांधने, पांव छूने और सरेंडर करने की नीति सुझाई।
तभी तो उन्होंने दैत्यों के चंगुल में फंसी गौरैया को राखी बांधने, पांव छूने और सरेंडर करने की नीति सुझाई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की सारे विश्व में कट रही नाक है, बाकी सब। तो इतना सुनकर मैं रोने लगी। विदेश में बैठा इंसान चाहता है मैं अपने देश की अच्छी बातें सुनूं। बड़ी तकलीफ होती जब आदमी घर से दूर होता है और घर की ऐसी बातें बाहर तक पहुंचती हैं। इतना सुनकर मैं रोने लगी, देश की मिट्टी की सुगंध में खोने लगी। बोली, अच्छा ये तो बता, पिंजरे में बंद तोता कैसा है? राम राम कहता है या वैसा का वैसा है? पंछी तो आंगन में आते ही होंगे, सब एक साथ मिलकर होली दिवाली ईद तो मनाते ही होंगे। अरे मातृभूमि मेरी वहाँ मेरी माँ का घर है, जैसा भी है दिल लगा बस उधर है। अरे इतना ही कह दे, जो चाह रही अच्छा सुनना, इतना ही कह दे कि जुम्मन और रामू काका की दोस्ती की आज भी धाक है, तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। क्या आप हमेशा इसी तरह खुश रहें, किलकारियां मारते रहें, ईश्वर से कामना है। आपने मुझे सुना और सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत कुछ ठीक ठाक हो।